नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की मुख्य खबरों के बारे में। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए अधिसूचना जारी की। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइस पार्क के प्रोत्साहन के लिए योजना अधिसूचित की। अमेरिका ने अपना मत व्यक्त किया, कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वाड नेताओं की प्रथम व्यक्तिगत बैठक आयोजित की। एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई की बाढ़ के लिए शहरीकरण उत्तरदायी है और एकीकृत प्रणाली समय की आवश्यकता है। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की सबसे पहली खबर उद्योग जगत से। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध पीएलआई योजना के लिए अधिसूचना जारी की है। इस योजना का उद्देश्य 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए देश की विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहित करना है और साथ ही वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करना है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2026 तक भारत परिमाण के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन सकता है। इस योजना के दो घटक हैं। पहला है चैंपियन मूल उपकरण निर्माता ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM प्रोत्साहन योजना। ये योजना बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा चालित वाहनों पर लागू की गई है। दूसरी है कंपोनेंट्स चैंपियन प्रोत्साहन योजना। ये योजना सभी वाहनों के पूर्व अनुमोदित उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों, दोपहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और सैन्य उपयोग के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों सहित ट्रैक्टरों के समूह पर भी लागू है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को देय प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण 2 यानी फेम 2 योजना के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहनों के अलावा ये स्वतंत्र होगा। ये मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ साथ नई गैर ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों के लिए भी उपलब्ध है, वर्तमान में जो ऑटोमोबाइल व्यवसाय में नहीं है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी और पात्रता मानदंड के लिए आधार वर्ष 2019-20 होगा। इस योजना का महत्व ये होगा कि इससे 42,500 करोड़ रुपए के नए निवेश, 2.3 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन में वृद्धि और 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के रूप में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। दरअसल पीएलआई योजना के अंतर्गत घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के माध्यम से वृद्धिशील बिक्री पर कर को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। भारत में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अलावा ये स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए प्रोत्साहित करती है। अगली खबर औषध क्षेत्र से संबंधित है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के प्रोत्साहन के लिए योजना अधिसूचित की गई है। ये योजना औषध विभाग ने अधिसूचित की है। ये योजना आने वाले वर्षों में चिकित्सा उपकरण उद्योग को अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने के लिए समर्थन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि ये विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और मूलभूत सुविधाओं तक सरल पहुँच स्थापित करेगी। इससे चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में कमी आएगी और साथ ही घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता एवं वहनीयता में भी वृद्धि होगी, यानी कि इसके बाद चिकित्सा उपकरण सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगे। संसाधनों के इष्टतम उपयोग और बृहद पैमाने की किफायत के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करना इसका उद्देश्य रहेगा। इस योजना का कुल खर्च 400 करोड़ रुपए है। इसमें चुने गए मेडिकल डिवाइस पार्क को वित्तीय सहायता सामान्य बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% होगी। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों और पर्वतीय राज्यों के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90% होगी। ये इसलिए भी है ताकि क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सके। इस योजना के तहत एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगी। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के चयन के मामले में राज्य नीतिगत प्रोत्साहन, पार्क का कुल क्षेत्रफल, भूमि पट्टा दर, पार्क की कनेक्टिविटी, व्यवसाय करने की सुगमता जैसे मानकों पर आधारित है। इस योजना के तहत मूल्यांकन के आधार पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
अगली खबर भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता से जुड़ा है। अमेरिका ने इस पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बैठक की पृष्ठभूमि में भारतीय विदेश सचिव ने सूचित किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति दृढ़ता से ये अनुभव करते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है। यूएन के अन्य 6 प्रमुख अंगों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूएन के 6 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें P5 कहा जाता है और इन्हें वीटो का अधिकार होता है, जबकि 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बहुत लंबे समय से यूएनएससी में सुधारों की मांग की जाती रही है, क्योंकि वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से वैश्विक व्यवस्था में अब काफी बदलाव आ चुके हैं। लेकिन इस समूह में असमान आर्थिक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र निकाय वैधता और विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहा है। इसीलिए भारत यूएनएससी में एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने की अपेक्षा करता है। ये भारत को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में व्यापक शक्ति एवं प्रभाव प्रदान करेगा। साथ ही ये देश के कुछ प्रमुख हितों को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगा। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की मांगों का समर्थन करने के लिए भारत ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर G4 समूह भी बनाया है। हालांकि बता दें कि भारत के इस मंसूबे को लेकर के कॉफी क्लब में काफी हलचलें हैं। कॉफी क्लब भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की मांग का विरोध करता है और इस कॉफी क्लब में शामिल हैं इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया समेत 13 देश। तो आइए अब आपको बताते हैं कि भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में हमारे पास क्या तर्क है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत एक वृद्धिशील अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर इसके प्रभाव में वृद्धि हुई है। विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों पर शांति सेना भेजने में भारत अग्रणी रहा है। इसके अलावा भारत अंडर रिप्रेजेंटेड धर्मों यानी हिंदू और इस्लाम के साथ अन्यथा निम्न प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। साथ ही भारत अधिकांशतः एक अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करता रहा है। इसके अलावा सामान्य तौर पर भी अस्थायी सदस्यता के लिए लगभग सभी सदस्य देशों का समर्थन भारत को मिलता रहा है। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड नेताओं की प्रथम व्यक्तिगत बैठक आयोजित की। क्वाड एक अनौपचारिक समूह है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। इस समूह की संरचना, लक्ष्य और साथ ही निष्पादन योजनाएं अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि क्वाड देश संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर सहयोग भी करते रहे हैं। भारत क्वाड को एक बहुपक्षीय समूह के रूप में देखता है जिसमें इन देशों की विशेषताओं और मूल्यों का एक साझा दृष्टिकोण शामिल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक गैर सैन्य गठबंधन है। शिखर सम्मेलन के तहत क्वाड द्वारा आरंभ की जाने वाली प्रमुख पहलों की घोषणा की गई। इसके तहत क्वाड अवसंरचना समन्वय समूह की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इसमें शामिल है क्वाड अवसंरचना समन्वय समूह की स्थापना करना। ये G7 की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की घोषणा के आधार पर इस क्षेत्र में संचालित बुनियादी ढांचे से संबंधित पहलों को मजबूत करने और नए अवसरों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञता, क्षमता और प्रभाव को संगठित करेगा। दूसरा है स्वच्छ हाइड्रोजन साझेदारी स्थापित करना। ये स्वच्छ हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के सभी तत्वों में लागत को कम करेगा और इसे सुदृढ़ करेगा। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन, प्रत्यास्थता और तत्परता में वृद्धि करना शामिल है। साथ ही अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल को आरंभ किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है अर्धचालकों और उनके महत्वपूर्ण घटकों के लिए क्षमता का विश्लेषण करना, सुभेद्यता की पहचान करना। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। साथ ही सदस्यों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए एक साझे दृष्टिकोण पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि संबंधित है आपदा प्रबंधन से। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई की बाढ़ के लिए शहरीकरण उत्तरदायी है और इससे निपटने के लिए एकीकृत प्रणाली समय की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट वर्ष 2020 में एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर गठित एक संयुक्त समिति द्वारा तमिलनाडु सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है। रिपोर्ट में चेन्नई में आई शहरी बाढ़ के पीछे मुख्य उत्तरदायी कारणों के रूप में अतिक्रमण,
दोषपूर्ण जल निकासी व्यवस्था और जल के प्राकृतिक मार्ग में आने वाले हस्तक्षेप को रेखांकित किया गया है। शहरी बाढ़ यानी कि एक अधिवासित क्षेत्र में संपत्ति का जलमग्न होना है। ये विशेष रूप से सघन आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में तीव्र वर्षा की वजह से उत्पन्न होने वाली स्थिति है, जो कि जल निकासी प्रणालियों की क्षमता को प्रभावित करती है। ग्रामीण बाढ़ के विपरीत शहरी बाढ़ जो है वो तीव्र प्रवाह से आती है, और क्योंकि शहरी क्षेत्र सघन आबादी वाले होते हैं, इसलिए ये ज्यादा हानिकारक होती है। बाढ़ के निवारण के लिए चेन्नई के लिए तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी सी फ्लोज चेन्नई को वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। ये प्रणाली मौसम पूर्वानुमान मॉडल, जल विज्ञान संबंधी हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, हाइड्रोलिक मॉडल और हाइड्रोडायनेमिक मॉडल से प्राप्त डेटा और आउटपुट को एकीकृत करेगी। रिपोर्ट में कुछ संभावित निवारक उपायों की भी चर्चा की गई है, जैसे कि नवीन जलाशयों के निर्माण के साथ साथ मौजूदा जल निकायों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करना। दूसरा है एकीकृत सड़क बनाना और उसके किनारे तीव्र वर्षा के जल की निकासी के लिए नेटवर्क, साथ ही जल प्रवाह के दिशा परिवर्तन के लिए डायवर्जन चैनल, चेक डैम का निर्माण करना और बाढ़कृत मैदानी क्षेत्र पर पर्याप्त विधि निर्माण करना यानी फ्लड प्लेन जोन बनाना। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। ड्रोन संचालन के लिए भारत के वायु क्षेत्र का मानचित्र जारी किया गया। इसे नागर विमानन मंत्रालय ने जारी किया है और ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ड्रोन वायु क्षेत्र के मानचित्र को उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के पूरक के रूप में तैयार किया गया है। इसमें 3 क्षेत्रों में चिन्हित हवाई क्षेत्रों का मानचित्र शामिल है, जिसमें ग्रीन जोन के तहत 500 किलोग्राम तक के कुल वजन वाले ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। रेड जोन को नो ड्रोन जोन में रखा गया है। इसके भीतर केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही ड्रोन का संचालन किया जा सकता है। वहीं येलो जोन एक निर्दिष्ट ग्रीन जोन है। इसमें 400 फीट से ऊपर का वायु क्षेत्र है। येलो जोन में ड्रोन संचालन के लिए संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखा परीक्षक चयनित हुए। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग को अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए यानी 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। ये चयन भारत के कैग की साख, व्यावसायिकता और अनुभव की वैश्विक स्वीकृति है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विश्व की शांति और विकास के लिए परमाणु संगठन के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ये परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सकुशल और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष परमाणु सुरक्षा समीक्षा का प्रकाशन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्रवाई दशक के हिस्से के रूप में विश्व के खाद्य उत्पादन और उपभोग के तरीके को बदलने के लिए साहसिक नई कार्रवाइयां आरंभ करना है। ये शिखर सम्मेलन 5 एक्शन ट्रैक्स द्वारा निर्देशित है, जिसमें शामिल है सभी की सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक पहुंच सुनिश्चित करना, संधारणीय उपभोग प्रतिमानों की ओर बढ़ना, प्रकृति अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देना, अग्रिम न्यायोचित आजीविका प्रदान करना, सुभेद्यताओं, आघातों और दबाव के विरुद्ध प्रत्यास्थता का निर्माण करना यानी उन्हें झेलने की क्षमता विकसित करना। 90 से अधिक सरकारों ने खाद्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी राष्ट्रीय रणनीतियों और प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। NSS पुरस्कारों की स्थापना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 में की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप। इसके तहत छात्र युवाओं को विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। NSS में भागीदारी एक कुशल प्रशासक, एक सामाजिक नेतृत्वकर्ता और मानव स्वभाव को समझने वाले व्यक्ति के गुणों के विकास में मदद करती है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मीनाकारी, प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मीनाकारी से अलंकृत शतरंज का सेट भेंट किया है। अब ये मीनाकारी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री ने इसे एक रिकॉग्निशन के तौर पर प्रस्तुत किया है। तो आपको बताएं कि ये इनेमलन के माध्यम से धातुओं और चीनी मिट्टी की सतहों पर चित्रकारी करने और उन्हें रंगने की प्रक्रिया है। मीनाकारी में आमतौर पर जटिल डिजाइन शामिल होते हैं। इसे व्यंजन परोसने वाले बर्तनों, डिब्बों, पुष्प पात्रों, ढांचों, प्रदर्शन आभूषणों और गहनों के लिए
एक सजावटी विशेषता के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे मुगलों द्वारा भारत में प्रचलित किया गया था। 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के राजा मानसिंह को जयपुर में मीनाकारी कला का संरक्षक माना जाता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। पंडित दीनदयाल ने राजनीतिक दर्शन एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी। ये दर्शन प्रत्येक मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि तथा आत्मा के साथ एक एकीकृत क्रमादेश का समर्थन करता है। 1940 के दशक में उन्होंने मासिक राष्ट्र धर्म का प्रकाशन आरंभ किया था। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य और एक दैनिक स्वदेश को भी आरंभ किया था। इनकी कृतियां हैं सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र चिंतन आदि। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। कोसोवो, सर्बिया। हाल ही में भारत और सर्बिया ने कश्मीर और कोसोवो पर क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता पर एक दूसरे की स्थिति की पुष्टि की है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है और सर्बिया की बेलग्रेड है। सर्बिया यूगोस्लाविया का उत्तराधिकारी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सह संस्थापक है। कोसोवो यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में एक स्थल रुद्ध क्षेत्र है। ये मैसेडोनिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और बुल्गारिया से घिरा हुआ है। वर्ष 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से अपनी एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसे बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों द्वारा केवल एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ अल्बानिया निर्जातीयता के लोगों की अधिकता है। द्रिनी, एबर्धी, इबर नदी और लेपेंक नदी इसके मुख्य जल निकाय हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य कराइए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।